हाय हेलो, हाउ आर यू। अब तो डे बाय डे एग्जाम्स और पास आते जा रहे हैं। आई होप आप भी जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं उतने अपने एफर्ट्स अच्छे से पुट करते जा रहे हो, बहुत अच्छे से सिंसियरली आप पढ़ाई कर रहे हो। Yesterday ICSI came up with a new notification with respect to opt out scheme, तो डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट विद दैट और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मैं उस नोटिफिकेशन पर सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू आपसे के साथ डिस्कशन करूंगा, तो उसकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। आज ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगा डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे, तो उसकी बात हम वहीं करेंगे। आज तो हम डायरेक्टली हमारा नया चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। मुझसे बहुत बोला गया कि सर चैप्टर नंबर 3 में आप ऑल्ट्रेशन से पहले सर एटलीस्ट डॉक्ट्राइन पढ़ा दो, सर एक बार डॉक्ट्राइन सारे रिवाइज हो जाए। तो मैं आज वही डॉक्ट्राइन डिस्कस करने वाला हूँ, सारे डॉक्ट्राइन और उनसे रिलेटेड केस लॉज में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम डॉक्ट्राइन डिस्कस करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो आप जानते हो कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन मींस जो ट्रांजेक्शन कंपनीज के ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं है, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर का अगर आप काम कर रहे हो, इट इज अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का कोई औचित्य नहीं होता। इट इज वॉइड एंड इट्स जस्ट नॉट वॉइड, इट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ये वॉइड है। इसलिए उस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं, ना ही कंपनी की कोई लाइबिलिटी उस ट्रांजेक्शन से क्रिएट होने वाली। व्हाट अबाउट असेट्स, ये बात हम अभी आगे करेंगे। अगर फिर भी अगर यहीं पर करनी है तो हम ये समझ लें कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके अगर कंपनी की कोई असेट क्रिएट होती है तो उस असेट के ओनर कंपनी ही मानी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट असेट रिप्रेजेंट मनी ऑफ द कंपनी, राइट। तो वो क्लियर है, बट कोई लाइबिलिटी नहीं। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन कई बार हम अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्ट्रा वायरस का मतलब है कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर की चीज, और इंट्रा वायरस का मतलब है कंपनी के पावर में तो है लेकिन डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है, डायरेक्टर्स ने अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करके वो काम किया। तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, दिस इज इंट्रा वायरस, बट अल्ट्रा वायरस फॉर द डायरेक्टर्स, इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कंपनी की पावर में है लेकिन डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है, अगर डायरेक्टर्स ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन को 100% शेयर होल्डर्स भी चाहे तो मिलकर रेटिफाई नहीं कर सकते, राइट। हम सबसे पहला केस लो पढ़ते हैं, एशबरी रेलवे कैरेज का। कई बच्चों को डाउट आता है सर केस लॉस के नाम याद रखें क्या? नॉट नेसेसरी, आप कंटेंट याद रखें, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। बट यस, कुछ तो बेंचमार्क केसेस होते हैं, है ना। तो जैसे ऐशबरी रेलवे का नाम आप याद रख सकते हैं। हुआ क्या था, कंपनी का ऑब्जेक्ट था कि कंपनी काम क्या करेगी, मेक सेल लैंड हायर रेलवे प्लांट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और लास्ट में लिखा था जनरल कॉन्ट्रैक्टर। अभी जनरल कॉन्ट्रैक्टर ही यहाँ पर झगड़े की जड़ बन गया। कंपनी ने एक फर्म के साथ एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट का काम कर लिया टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। अब आप बताओ, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम तो वो कर रहे हैं, आप उनको फाइनेंस करने का काम कर रहे हो। बाद में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई एग्जीक्यूट, केस किया गया, कंपनी की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया गया कि ये तो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, हम ये कर ही नहीं सकते। उन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं, इनके ऑब्जेक्ट में लिखा है सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो बाद में कोर्ट ने कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लेंगे, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझा जाएगा कि उसके पहले क्या लिखा हुआ है, उसी से जनरल का मतलब निकाला जाएगा। और कहीं भी ये फाइनेंस करने का काम तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज का पार्ट नहीं है, इसलिए इस चीज के लिए कंपनी लाइबल भी नहीं है और ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन माना गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट तो केस लॉ भी है और फिर बाद में इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी आ गए, तो दोनों चीजें एक साथ पढ़ते हैं। केस पर आते हैं। केस ये हुआ, कंपनी के डायरेक्टर्स को ऑथराइजेशन था कि वो किसी भी चैरिटेबल या बेनिवोलेंट ऑब्जेक्ट के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं, चैरिटेबल काम के लिए पैसा दे सकते हैं। शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन पास करवाकर डायरेक्टर्स ने 2 लाख रुपए ट्रस्ट को दिए टेक्निकल और बिजनेस नॉलेज को प्रमोट करने के, जबकि एंड कंपनी का बिजनेस हैविंग बीन टेकन ओवर बाय एलआईसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पेमेंट था ये अल्ट्रा वायरस था। डायरेक्टर्स कंपनी का पैसा
किसी भी जनरल चैरिटेबल या जनरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। वो केवल उसी चैरिटेबल या उसी ऑब्जेक्ट के प्रमोशन में ये पैसा यूज कर सकते हैं विच इज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट के लिए वो पैसा यूज कर सकते हो चैरिटेबल या उन ऑब्जेक्ट के लिए। पावर्स जो ये एक्सरसाइज करें, द पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करें वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। चैरिटी वहीं तक अलाउड है जहां तक उसका कोई प्रॉक्सिमेट कनेक्शन है बिटवीन द गिफ्ट एंड कंपनीज बिजनेस इंटरेस्ट। सही है, देयर शुड बी सम कमर्शियलिटी, है ना, कुछ कमर्शियल उसका इंपैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो वो कोई काम की चैरिटी नहीं है, कंपनी क्यों करे फिर उसे। और इसी कनेक्शन को अगर हम आगे पढ़ें तो ये काम आपको बढ़िया लगेगा, ये लाइन आपको समझ में भी आएगी कि वो गिफ्ट जो रिसर्च काम करने के लिए दिया गया, वो रिसर्च है कंपनी की एक्टिविटीज से रिलेटेड, या कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज की विडोज को पेमेंट अगर आपने किया तो उस पर बोला गया ये भी तो फिर अल्ट्रा वायरस है। बट उन्होंने कहा कि इससे हमारी इमेज सही होगी और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी लगेगा कि हमें ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जहां अगर हमारी डेथ भी हो जाए तो हमारे परिवार वालों को पैसा देते हैं। उसे कोर्ट ने कहा ये अल्ट्रा वायरस नहीं इंट्रा वायरस है, मतलब ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। इस रिगार्ड में कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन बहुत ही रेलिवेंट है, फिर सेक्शन 181, उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स को ऑथराइजेशन है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स, लेकिन जनरल मीटिंग में पहले प्रायर कंसेंट लेनी। कब? अगर आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनी के पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 5% से ज्यादा। ठीक है, जो बोर्ड की पावर है वो यही है कि वो चैरिटी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। आगे आते हैं, अब ये बैंक वाला मैटर तो आगे हो ही जाएगा कि बैंक ने अगर अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट करने के लिए लोन दे दिया था कंपनी को तो बैंक वो पैसा रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि अल्ट्रा वायरस बोरोविंग से लेंडर बोरोवर का रिलेशन क्रिएट नहीं होता। ये तो बात की बात है, ये तो हम बाद में कर ही लेंगे। लोन बोरोविंग गारंटी और अल्ट्रा वायरस रूल, अब ये यहीं पर फिर पढ़ लेते हैं। लोन बोरोविंग गारंटी अगर आपने अल्ट्रा वायरस की तो क्या हो, तो इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं एक बार, ये इंटरेस्टिंग चीज है। हुआ ये कि मैंने अभी एक लाइन बोली, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन से लेंडर बोरोवर का रिलेशन क्रिएट ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वॉइड एब इनिशियो है। अब हुआ कि कंपनी ने अल्ट्रा वायरस तरीके से, मतलब आउट ऑफ द पावर्स जाकर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिया आउटसाइडर से। जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो बात चली डिपॉजिटर्स का नंबर कौन से लेवल पर आएगा, किस सीक्वेंस में डिपॉजिटर्स का पैसा दे, मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा दे या नहीं दे, उन्हें आउटसाइडर माने या क्या माने, क्रेडिटर्स माने या क्या माने। कोर्ट ने कहा कि कंपनी और डिपॉजिटर का रिलेशन डेटर क्रेडिटर का ही नहीं, राइट, और इसलिए यहां पर उनका कोई क्लेम नहीं बनता। अल्ट्रा वायरस बोरोविंग डज नॉट क्रिएट रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिट। लेकिन एक बात ध्यान रखना जो कि बहुत लॉजिकल है कि अगर आपने अल्ट्रा वायरस बोरोविंग की और उस बोरोविंग का पैसा आपने कंपनी के लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया, उससे कोई कंपनी की असेट क्रिएट हुई और आपने लॉफुल एक्सपेंस करने के लिए अगर वो पैसा यूज किया, फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा आप वापस लौटाएं क्योंकि वो पैसा कंपनी में यूज हुआ है। तो ये लाइन बहुत काम की है। अगर लेंडर ने जो पैसा लेंड किया वो लॉफुल एक्सपेंस डिस्चार्ज करने के लिए दिया, ही में रिकवर द अमाउंट। ये तीनों बातें जो यहां लिखी है हम इनको अच्छे से जानते हैं, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब मैटर ये आता है कि ऐसे तो कंपनी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे काम करना चाहती है, तो क्या ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द मेमोरेंडम इटसेल्फ? ऑब्जेक्ट क्लोज कितना बड़ा बना लेंगे फिर हम, क्या 100 पेज का ऑब्जेक्ट बना दें? फिर हम तो कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। तो ये कहा गया कि ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटन इन द ऑब्जेक्ट क्लोज इटसेल्फ। हम सब कुछ मेमोरेंडम में नहीं लिख सकते हैं। कुछ पावर्स इंप्लाइड होती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में लिखा कि हम ये काम कर सकते हैं तो फिर उससे रिलेटेड कुछ इंप्लाइड पावर है जो अगर ये व्यक्ति ये काम करेगा तो दूसरा काम तो उसे करना ही पड़ेगा उससे रिलेटेड। इसलिए कहा गया कि एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लिसिट, सम पावर्स आर इंप्लाइड, और इसकी हमें अब रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि देयर आर सम इंप्लाइड पावर्स जो आपकी एक्सप्लिसिट की हुई पावर से कनेक्टेड पावर। और फिर ऐसी पावर्स को इंप्लाइड क्यों कहते हैं कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए पावर्स तो हमें चाहिए ही होंगी। जैसे कि एक ट्रेडिंग कंसर्न का लोन लेने का पावर एक इंप्लाइड पावर है, लेकिन सब इंप्लाइड पावर किसको कहेंगे कि ऐसी पावर जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखी हुई किसी चीज को करने से बहुत इसेंशियल है, उसको करने के लिए करना ही पड़ेगा। बट ये कहा गया कि
कुछ पावर्स इम्प्लाइड नहीं मानी जाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये नाम याद रखना, और इसका मतलब ये कि ये चीजें जब तक एक्सप्रेस्ड वे में, जब तक मेमोरेंडम में लिखी हुई नहीं हो, तब तक ये पावर आप यूज मत करना, अदरवाइज अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ये नीचे लिखी हुई जो 9 पावर्स हैं ये इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। इसका मतलब कई बच्चे समझते हैं कि क्या कंपनी काम ही नहीं कर सकती? कर सकती है, सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में स्पेसिफिकली ये पावर लिखी हुई, ये पावर इंप्लाइड नहीं हो सकती। पावर नंबर 1, अपनी कंपनी से सिमिलर किसी कंपनी के बिजनेस को अक्वायर कर लेना, ये इंप्लाइड पावर नहीं। पॉइंट नंबर 2, कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप फॉर्म में मिलकर या पार्टनरशिप करके काम करना, ये आपकी इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। ये काम करना है, देयर शुड बी एक्सप्रेस प्रोविजन इन योर ऑब्जेक्ट क्लोज। पॉइंट नंबर 3, किसी कंपनी के शेयर्स अक्वायर करना, जो आपका सिमिलर ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रही है उसके शेयर्स अक्वायर कर लेना, ये आपकी इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, शेयर खरीद के जो पैसा आपने कंपनी को दिया, कंपनी उस पैसे का यूज उन ऑब्जेक्ट में कर रही है जो ऑब्जेक्ट आप खुद करते तो अल्ट्रा वायरस हो जाते। जैसे आपकी कंपनी कोई काम नहीं कर सकती, वो अल्ट्रा वायरस बना। आपने तरीका क्या बनाया कि आप ये काम किसी दूसरी कंपनी के थ्रू कर रहे हो, अब उस कंपनी के शेयर खरीदे, उसे पैसा दिया, अब वो कंपनी वही काम कर रही है जो आप करते तो अल्ट्रा वायरस माना जाता, तो ये अभी भी अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो देयर शुड बी इंप्लाइड, देयर शुड बी एक्सप्रेस पावर। पॉइंट नंबर 5, किसी कंपनी को फाइनेंशियली प्रमोट करना, हेल्प करना, ये आपकी इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। अपनी कंपनी के अंडरटेकिंग को बेचना, डिस्पोज ऑफ कर लेना, इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। तो यहाँ डाउट आते हैं बच्चों में, सर हम कंपनी की अंडरटेकिंग बेच नहीं सकते क्या? बेचो ना, आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, आप सॉरी 7, पॉलिटिकल पर्पज से कंपनी के पैसे को यूज करना, आपकी इंप्लाइड पावर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ऐसी चैरिटी, ये जो अभी हमने पढ़ा, ऐसी चैरिटी या डोनेशन का काम करना जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इंप्लाइड पावर नहीं है। और श्योरिटी, किसी के लिए गारंटी एटसेट्रा देना, ये इंप्लाइड पावर नहीं हो। देनी है आपको किसी के लिए गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी, आपकी ये एक्सप्रेस पावर होनी चाहिए, नॉट इंप्लाइड। क्या शेयर होल्डर्स के कोई राइट है इन रेस्पेक्ट टू अल्ट्रा वायरस एक्ट? तो इसमें एक केस बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि अगर एक शेयर्स होल्डर को शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया और वो अलॉटमेंट अल्ट्रा वायरस निकला, तो फिर वो क्लियर था कि शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया वो शेयर्स खरीदने के लिए, शेयर होल्डर अपना पैसा वापस ले सकता है, क्योंकि आपने अलॉटमेंट अल्ट्रा वायरस माना ना, तो मेरे पैसे तो वापस दो। ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम हिम वुड नॉट हैव बीन सो अलाउड। लेकिन सुनना ध्यान से, क्या हुआ कि मुझे अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट हुआ, और अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट के बाद अभी तो बात पता ही नहीं चली कि अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट है, मैंने ये शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए। अब आपने अलॉटमेंट गलत साबित करके उसकी शेयर होल्डिंग हटा दी, वो कह रहा है मेरे पैसे वापस दो, कंपनी कहेगी पैसे हमसे नहीं तुम्हारे ट्रांसफरर से मांगो, हमने तो ट्रांसफरर से दिए थे। तो ओरिजिनल शेयर होल्डर कंपनी से पैसे वापस रखने की क्षमता रखता है अगर अगर अलॉटमेंट बाद में अल्ट्रा वायरस निकल। नाउ ये एक 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं और उनकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी मेंबर को दिख जाए, लग जाए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर किसी मेंबर को लगे कि कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर उस काम को करने पर इंजंक्शन लगा सकता है, कंपनी को रोक सकता है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी के डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी मानी जाएगी। ये क्या होता है सर? मतलब क्या, कंपनी वाला डायरेक्टर अलग, पर्सनल लाइबिलिटी कैसे? इसका मतलब ये, डायरेक्टर्स हमेशा बचेंगे नहीं। अगर डायरेक्टर्स जानबूझकर डेलिबरेटली कंपनी की कैपिटल का यूज कंपनी के बाहर अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इवन फिर तो फ्रॉड का केस चल सकता है। एक शेयर होल्डर भी डायरेक्टर पर केस लगा सकता है टू कंपेल देम टू रिस्टोर द कंपनीज फंड। हाँ, कंपनी को पैसा वापस दो, हमारा पैसा है भाई, तुम बाहर कैसे ले गए कंपनी से? कंपेल कर सकता है, डायरेक्टर पर केस लगा सकता है एक शेयर होल्डर। और इसलिए अगर डेलिबरेट मिस एप्लीकेशन है, क्रिमिनल एक्शन हो सकता है फ्रॉड का। पर क्या हमेशा नहीं यार, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी तब बात अलग होती है, पर अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ डायरेक्टर, तो शेयर होल्डर उसे रेटिफाई कर सकते हैं। तो 3 चीजें हो गई, पहली चीज हो गई वॉइड एब इनिशियो, दूसरी चीज हो गई इंजंक्शन ला सकते हो, तीसरी चीज हो गई डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। चौथी चीज, जब कंपनी के
पैसे का यूज अल्ट्रा वायरस प्रॉपर्टी को खरीदने में किया गया। मींस कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदने का ऑब्जेक्ट क्लोज के अकॉर्डिंग राइट नहीं था, बट कंपनी के ही पैसे का यूज उस प्रॉपर्टी को खरीदने में किया गया। कहने को अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, बट उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप कंपनी की ही मानी जाएगी, बिकॉज द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द मनी ऑफ द कंपनी। और अल्ट्रा वायरस बोरोविंग से लेंडर और बोरोवर, क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन क्रिएट नहीं होता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ कर। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट बाद में ही पढ़े, बेहतर होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, छोटा सा डॉक्ट्राइन लेकिन बहुत काम का। कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में सब लिखा हुआ है, कंपनी क्या कर सकती है और दूसरी बात कैसे कर सकती है। क्या कर सकती है मेमोरेंडम, कैसे कर सकती है आर्टिकल। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति, whenever an outsider enter into any type of contract with the company, then the outsider should have a responsibility कि वो कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़ ले, ना केवल पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। और ना केवल समझ ले, ये देख ले कि जो काम कंपनी आपके साथ कर रही है, आपने जो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा, क्या कंपनी ये काम आपके साथ कर सकती है, और जिस तरह से कर रही है क्या उस तरह से कर सकती है। ये जिम्मेदारी किसकी, आउटसाइडर की। अगर आपने ये काम नहीं किया और बाद में जाके पता चला कि ये काम कंपनी नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरेंडम, और फिर आपने कंपनी के साथ वैसा काम कर लिया, आप कंपनी को लाइबल नहीं बना पाओगे, क्योंकि गलती आपकी है कि बिना मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़े कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन किया क्यों। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सबको पता है कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल, और इसीलिए ये माना जाएगा, जब भी आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, माना जाएगा कि आपको कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल की नॉलेज थी, आपने पढ़ भी लिए थे, और ना केवल पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। और फिर कुछ गलती मिलती है तो आउटसाइडर के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इट मींस डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचाता है फ्रॉम द आउटसाइड। अब जैसे कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि कंपनी का बिल ऑफ एक्सचेंज अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो 2 डायरेक्टर साइन करें। फिर क्या हुआ, कंपनी के 2 डायरेक्टर ने अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन नहीं किया, आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले गए, बाद में कहते हो मेरे पैसे दो, कंपनी मना करती है, आप कहते हो मैं केस लगा दूंगा, लगा दो, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि क्लियर लिखा है आर्टिकल्स में 2 डायरेक्टर साइन करें, आप क्लेम मेंटेन नहीं कर। नेक्स्ट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। लिखा था कि मॉर्गेज डीड को जो साइन करेंगे वो कंपनी का सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर करें। सॉरी, प्रोविजन ये था कि सारे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर, लेकिन एक डीड ऑफ मॉर्गेज एग्जीक्यूटिव जिस पर साइन केवल सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर ने किया, एमडी ने किया ही नहीं। कोर्ट में केस गया, किस बात के लिए, मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट करवाने गए होंगे, मॉर्गेज डीड बन गई थी, अब उसके अकॉर्डिंग क्लेम करने गए, सर पैसा दिलवाओ, लोन नहीं चुका रहे, ये रही मॉर्गेज डीड। कोर्ट ने कहा कि मॉर्गेज डीड गलत है, कोई मतलब नहीं इसका। क्यों नहीं, क्योंकि साइन ही नहीं किया जिन लोगों ने लिखा था उन लोगों ने, और इसीलिए मॉर्गेज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग करते। इस मॉर्गेज का कोई मतलब नहीं, मॉर्गेज डीड इनवैलिड होगी क्योंकि जैसा लिखा था उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं। तो आउटसाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे आर बाउंड टू टेक नोटिस ऑफ लिमिट्स imposed on the company by the memorandum and other document। आगे बढ़ते हैं, तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जस्ट इसका अपोजिट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आउटसाइडर। अब इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है कंपनी से आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या, कि कोई भी बाहर का व्यक्ति ये तो पता लगा सकता है कि आपकी पावर्स और लिमिट्स क्या है बाय रीडिंग आर्टिकल्स इन मेमोरेंडम, लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि आपका इंटरनल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है नहीं किया गया। उसकी मुझे जानकारी कैसे हो सकती है, मुझे पब्लिक डॉक्यूमेंट की जानकारी हो सकती है। और अगर इंटरनल मैनेजमेंट की कोई गलती की वजह से ये चीज हुई है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, कंपनी मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल, फिर मुझे मेरा राइट पूरा मिलेगा। क्या हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक का एक केस था। कंपनी का डायरेक्ट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर को ऑथराइजेशन था आर्टिकल से कि वो जितना अमाउंट बोरो करना चाहता है बोरो कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंपनी के बोर्ड जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवा लें। ठीक है, डायरेक्टर ने
टर्कवेंट को एक बॉन्ड दे दिया, टर्कवेंट ले गया, टर्कवेंट ने केवल क्या पढ़ा कि क्या डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है, हाँ ऑथोराइज्ड है, वो ले गया। बाद में पता पड़ा कि कंपनी ने सॉरी इस बॉन्ड के लिए कंपनी ने डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग में ऑथोराइज किया ही नहीं था। तो केस में कहा गया कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है, वो कैसे पता लगाएगा कि जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में केस में सही नहीं मानता। जब आपको ये पता है कि रिजोल्यूशन पास करके काम किया जा सकता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी से रिजोल्यूशन मांगो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मांगो, मीटिंग के मीटिंग मिनट्स की मांगो, रिजोल्यूशन 2 डायरेक्टर से साइन करवा के कि कंपनी ने रिजोल्यूशन पास कर लिया है। लेकिन उस टाइम कोर्ट को यही लगा कि इंटरनल मैटर है, और ये कैसे पता लगा था? Outsiders are not bound to know the internal position. They are just bound to know the external position of the company. Now, इसी से मिलता जुलता कई बच्चों को डाउट आता है, सर इंडोर मैनेजमेंट के वक्त 176 क्यों रेफर किया था? 176 रेफर करने की जरूरत क्या इंडोर मैनेजमेंट के वक्त? बेटा बहुत जरूरत है। ये भी आपके इंडोर मैनेजमेंट ही बताएगा ना कि डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है तुम्हारी कंपनी के अकॉर्डिंग। तुमने तो बोल दिया हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, मैंने चेक कर लिया आरओसी के मास्टर डेटा पे जाके कि ऐसी डायरेक्टर है। अब बाद में वो डायरेक्टर का पता चला कि वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है डायरेक्टर बनने से, एलिजिबल ही नहीं था डायरेक्टर बनने से, बट मैंने मेरे पेपर पर तो उसी डायरेक्टर ने साइन किया। क्या मेरा पेपर इनवैलिड? नहीं, आपका पेपर वैलिड। आप कैसे पता लगाओगे डिस्क्वालीफाइड है? इसलिए सेक्शन यहां पर आता है, ये इंडोर मैनेजमेंट का मैटर है। तो ये 176 हो गया कि डायरेक्टर का कोई भी एक्ट गलत नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था। लेकिन अगर उसका ये अपॉइंटमेंट नोटिस कर लिया गया, नोटिस हो जाए, एक बार पता चल जाए कि अपॉइंटमेंट इनवैलिड, उसके बाद किए हुए काम पर सेक्शन 176 नहीं लग पाए। 176 का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्ट करना आउटसाइडर्स को, कि हमारे डायरेक्टर जो काम करेंगे वो सही है आपके लिए, आप ये पता मत लगाओ वो क्वालिफाइड थे या डिस्क्वालिफाइड। आगे आते हैं, फॉर्जरी एंड इनकॉम्पिटेंट एक्ट्स की बात करते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन तक सही है, लेकिन अगर डायरेक्टर वो काम कर दें जो उनकी पावर में ही नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है जिस काम को करने के लिए, वो थोड़ी रेक्टिफाई करेगा सेक्शन। नहीं, सेक्शन ने तो ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट अफेक्ट योर ट्रांजैक्शन विद द कंपनी टू द डायरेक्टर। तो सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने अनपेड कॉल कॉम्प्रोमाइज कर ली कि ठीक है मैं लिख कर दे रहा हूं, मत दो पैसा अनपेड अमाउंट, ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, वैलिड नहीं। डायरेक्टर्स को अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं था। क्या हुआ? अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया गया डायरेक्टर के द्वारा, वो कंटिन्यू टू एक्ट इवन आफ्टर दे वर डिस्क्वालिफाइड, बट वो अवेयर नहीं था इस बारे में। ये कहा गया कि ये सेक्शन लगेगा और ये ट्रांजेक्शन सही माना जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, अब वेयर दिस सेक्शन डज नॉट सेव द सिचुएशन। क्या 176 ने कहा डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर द्वारा किए हुए काम सही माने जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं, अवेयर होने के बाद नहीं, फिर भी किया गया, बट कंपनी चाहती है उसे रेक्टिफाई करना, तो यस कंपनी रेक्टिफाई कर सकती। Where the director in question were not aware by the fact इस फैक्ट से वो अनजान थे कि वो डिस्क्वालिफाइड है, वो अपना ऑफिस वेकेट कर चुके, उन्हें पता नहीं था, तो फिर उन्होंने रिजोल्यूशन पास करने में उनकी भी कंसेंट ली गई। क्या रिजोल्यूशन गलत माना जाए? नहीं, रिजोल्यूशन सही माना जाएगा बिकॉज दे वर नॉट अवेयर। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन अब सुनो। तो ये इंडोर मैनेजमेंट का ही मैटर है 176 कि भैया अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं पता था डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ केसेस में इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगे। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द कंपनी, पर हम कह रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट इन कुछ 5 केसेस में फॉर एग्जांपल नहीं लगेगा। पहला केस, जहां आउटसाइडर को इरेगुलरिटी की नॉलेज थी। जब आपको पता है कि इरेगुलरिटी हो रही है तो वो काम मत करते। अच्छा, सब कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि सर देखो दे आर अवेयर अबाउट दिस, फिर भी अब ये आड़ ले रहे हैं। अब ये किसका सपोर्ट ले रहे हैं? इंडोर मैनेजमेंट का। सर इनको पता था ये काम, ये इरेगुलरिटी है, फिर भी इन्होंने इस ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू रखा। कोर्ट ने कहा आपको इंडोर मैनेजमेंट का शेल्टर लेने का राइट नहीं है। क्या हुआ था केस? ये रहा केस।
आर्टिकल ऑफ द कंपनी एम्पावर द डायरेक्टर टू बोरो अप टू 1000 पाउंड ओनली, लेकिन वो अपनी लिमिट को बढ़ा सकते थे कंपनी की जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके। बट एक बंदे ने बिना कंसेंट के 3,500 पाउंड बोरो कर दिए। कंपनी ने अमाउंट पे करने से मना कर दिया। कहा गया कि डिबेंचर केवल 1000 पाउंड तक ही सही है, क्योंकि उसके बाद आपको देखना चाहिए था रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, so when you are having the knowledge of irregularity, you cannot take the shelter of indoor management. Point number 2, अगर प्रॉब्लम ये है कि आप इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प ले रहे हो कि सर ठीक है मुझे इंटरनल बातें कैसे पता होती, बट बाद में अगर ये प्रूव हो गया कि तुम्हें तो एक्सटर्नल भी पता नहीं है, तुम्हें तो मेमोरेंडम आर्टिकल की ही नॉलेज नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहले लगेगा, इंडोर मैनेजमेंट बाद में लगेगा। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगते ही आपके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इफ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ ए मेमोरेंडम इन आर्टिकल्स, तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी तो बीच में आएगा और फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, जहां भाई साहब कंपनी के साथ ही फ्रॉड हुआ है, कंपनी इज नॉट अ मेकर, कंपनी इज ऑल्सो अ विक्टिम। क्या कंपनी के साथ फोर्जरी हुई है, तो आप कैसे कंपनी के अगेंस्ट में इस चीज को फॉलो कर सकते हो? कंपनी की गलती नहीं, कंपनी के साथ ही फोर्जरी हुई है। किसी बंदे ने फर्जी साइन करके आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, आप कहते हो मुझे तो शेयर सर्टिफिकेट ये मेरे हैं, मुझे पैसा चाहिए कंपनी से, मेरा राइट चाहिए शेयर्स के रेस्पेक्ट में। इंडोर मैनेजमेंट ने मुझे कैसे पता है फर्जी साइन हुए? तो कंपनी कहती है हमने गलती नहीं की, हमें ही नहीं पता है फर्जी साइन कर दिया। कल से तो कोई भी व्यक्ति फर्जी साइन करके शेयर्स इशू कर देगा, आप बोलोगे हम पैसा दें तुम्हें, हम हमसे क्लेम करोगे? नॉट पॉसिबल। और ये बात समझ में, कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ है ना, फोर्जरी के केस में कभी भी इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 4, नेग्लिजेंस। मत पता लगाओ इंटरनल चीजें, कॉमन सेंस तो पता लगाओ, बट कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन नाउ डेज। आप जानते हो अब एक गलती क्या होगी, मैं कई बार दोहराता हूं, एक मेरे ही क्लाइंट के केस में ऐसा हुआ है कि कंपनी में 2 शेयर होल्डर थे, दोनों ही डायरेक्टर थे, दोनों ही शेयर होल्डर थे, दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा था। कंपनी ने 2 लाख रुपए का माल उज्जैन के किसी व्यक्ति को बेचा, पैसा कंपनी को 2 लाख रुपए उज्जैन के उस पर्सन से लेने थे। इसी बीच डायरेक्टर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। एक डायरेक्टर उज्जैन गया और वो कस्टमर से 2 लाख रुपए खुद के नाम पर ले आया, खुद के नाम का चेक ले आया, उस बंदे ने दे भी दिए। अब कंपनी ने उस बंदे को नोटिस भेजा, हमारे 2 लाख रुपए चुकाओ। वो बंदा कह रहा है मैंने तो डायरेक्टर को दे दिए। इंडोर मैनेजमेंट, मुझे क्या पता डायरेक्टर हो, तुम्हारी क्या बातचीत है? हम कहेंगे बेवकूफ हो गया, तुम्हें इतना तो बात पता होने चाहिए ना कि कंपनी अलग और डायरेक्टर्स अलग। तुमने कंपनी के नाम का चेक डायरेक्टर्स के नाम पर कैसे दे दिया? इसमें इंडोर मैनेजमेंट का शेल्टर नहीं ले पाओगे। इट इज नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट, टोटली नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट, और फिर यहां शेल्टर नहीं मिलेगा। यही केस यहां भी। नेक्स्ट, क्या हुआ? कंपनी के नाम पर कोई बंदा बोलता था किसी थर्ड पर्सन को, मैं कंपनी का एजेंट हूं, कंपनी का एजेंट हूं। बाद में उस बंदे ने उनके साथ ट्रांजैक्शन भी कर लिया। अब बंदा आके आपके ऊपर बोल रहा है कि उस एजेंट ने हमारे साथ गलत करा और एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप मुझे पैसे दो। हमने कहा भाई कौन सा एजेंट, कहाँ का एजेंट? हमने कभी उसको एजेंट ही नहीं बनाया। ये आकर कह रहा है हमें क्या पता, हमको क्या पता आपका एजेंट है या नहीं। वो तो कहता है आपका एजेंट है, हमको आपको इंडोर मैनेजमेंट की क्या जानकारी। हम कहते हैं भाई हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, हम विक्टिम है यहाँ। अगर ये एजेंट बाय होल्डिंग आउट होता, ये तुम्हें कहता कि कंपनी का एजेंट है और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम हाँ करते कि हमारा एजेंट है, तब अलग बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ये एजेंट बाय स्टॉपल है, एजेंट बाय होल्डिंग आउट है। बट हमें नहीं पता, तो फिर ये कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ है। इट इज नॉट अ मैटर कि एजेंसी सही है या नहीं, मैटर ये एजेंसी है या नहीं है। एजेंसी नहीं है भाई साहब, तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, और एक ही डॉक्ट्राइन जहां ट्रांजेक्शन जो आपके साथ किया गया ना, आप कह रहे हो सर इंडोर मैनेजमेंट मुझे क्या पता ये काम कर सकते या नहीं। हमने बोला नहीं, ये गलत हो जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए था ये काम कर सकते हो या नहीं। इंडोर मैनेजमेंट नहीं, अल्ट्रा वायरस के प्रोविजंस लगे, राइट। और इन केसेस में, 6 केसेस में इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं कर। नेक्स्ट मैटर, मनी पेबल बाय मेंबर इज अ डेट। डेफिनेटली अगर किसी मेंबर को कंपनी को कुछ पैसे देने हैं, वो उसका उधार है कंपनी के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके पहले कंपनी को नोटिस तो देना पड़ेगा कि तुम ये पहले पैसे दो, है ना। तो ये इन्फोर्सेबल तब तक नहीं है जब तक कि आपने प्रॉपर नोटिस उस मेंबर को नहीं दिया। डेफिनेटली इट इज अ डेट, बट इट शुड बी इन्फोर्स्ड ओनली आफ्टर यू प्रोवाइड अ प्रॉपर नोटिस। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट मेमोरेंडम इन आर्टिकल्स? रूल नंबर 1,
मेमोरेंडम और आर्टिकल को उसी तरह से इंटरप्रेट करें जिस तरह से आप दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करते हो। नंबर 2, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में जो लिखा है उसको कुछ वक्त से किसी एक तरीके से प्रैक्टिस किया जाता रहा तो वो प्रैक्टिस ही ट्रेंड बन जाएगी, और आपने जब तक ये काम किसी आर्टिकल में कुछ प्रोविजन लिखे हैं उसे किसी एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता रहा और अब तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो माना जाएगा कि इस आर्टिकल में जो लिखा है उसका मतलब यही है। बात समझ रहे हो? प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग ईयर इटसेल्फ बिकम द इंडिकेशन कि इस रूल को इसी तरीके से समझा। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में कोई कंफ्लिक्शन दिखे तो दोनों को साथ में रखकर पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड इट टुगेदर। 3 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरेंडम। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, लिफ्टिंग ऑफ द वेल। अगर कोई काम कंपनी के शेयर होल्डर, ऑफिसर, डायरेक्टर्स गलत इंटेंशन से करते हैं तो ये फ्रॉड माना जाएगा कि डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली फ्रॉड किया और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जब आपने फ्रॉडुलेंटली और अनजस्टली काम किया है आपकी कैपेसिटी से बाहर जाकर तो फिर फ्रॉड है और फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर कंपनी अलग और आप अलग नहीं कहा जाएगा, फिर ये माना जाएगा यू आर डायरेक्टिव माइंड, आपका था पूरा दिमाग, फिर आप रिस्पॉन्सिबल। मेमोरेंडम आर्टिकल के बीच में डिफरेंस, नॉट अ सब्सटेंशियल मैटर जिसे आज इसने इंपोर्टेंट टाइम पर डिस्कस किया जाए। हम बात करते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स के लीगल इफेक्ट, बहुत काम कीजिए, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर। क्या लीगल इफेक्ट है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के? पॉइंट नंबर 1, मेंबर्स आर बाउंड टुवर्ड्स द कंपनी। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में जो लिखा है वो कंपनी के शेयर होल्डर पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पहले दिन से लिखा हो या बाद में उसे ऑल्टर किया गया, ये मानते हुए कि जैसे कि हर बार इस पर आपने साइन किए, कोई ऑल्ट्रेशन हुआ उस पर आप अग्री नहीं थे, फिर भी वो ऑल्ट्रेशन पास हो गया क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हो जाता है, क्या आपको वो मानना पड़ेगा? आंसर है यस, वो मानना पड़ेगा। Each and every member is bound towards bound by the provisions of memorandum and article. एक कंपनी में आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखा था कि कभी भी अगर कंपनी का कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाएगा हम उसे मेंबर नहीं रहने देंगे, हम कंपलसरी उससे कहेंगे कि हम जिसको बोले उसे तुम्हारे शेयर ट्रांसफर करो, जितनी प्राइस पर बोले उतनी प्राइस पर। एक बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, उसने कहा मैं शेयर्स तुम बोलोगे उसको और तुम जितने पर बोलोगे वो नहीं करूंगा, मैं आउटसाइडर को बेच के जा रहा हूं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। डिसीजन आया, तुम्हें आर्टिकल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो ये बताएंगे उसको जितने में बताए उतने पर बेचना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू द कंपनी, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी। उल्टा भी होगा, कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर। मतलब कंपनी अगर गलत पैसा यूज कर रही है, शेयर होल्डर्स का गलत तरीके से यूज कर रही है, शेयर होल्डर केस लगा सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में कि हमारे पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, गलत तरीके से यूटिलाइजेशन। ठीक, तो कंपनी भी बाउंड है मेंबर्स के लिए क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वो मेंबर्स का है। मेंबर्स बाउंड टू द मेंबर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही लड़े उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट मेंबर्स का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंपनी का मेंबर्स के साथ हुआ, मेंबर्स का आपस में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर मेंबर्स एक दूसरे के लिए लायबल कैसे होंगे? थ्रू द कंपनी। कोई भी मेंबर कंपनी के साथ गलत करने के लिए डायरेक्टली मेंबर की कैपेसिटी में उस मेंबर पर केस नहीं लगा सकता, मेंबर पर केस कंपनी लगा सकती, मैं उसको इनिशिएट करवा सकता हूं केस लगा। राइट। पॉइंट नंबर 4, कंपनी नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर। गलत, हालांकि लिखा तो यही है कंपनी इज नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर, पर कहीं ना कहीं फिर ये गलत हो जाएगा। केस क्या हुआ कि कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी व्यक्ति के साथ में, ठीक है, आर्टिकल में लिखा था, आर्टिकल में लिखा था कि इस बंदे को आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, इसको ऐसे समझ ले। बाद में आपने टर्मिनेट कर दिया उस बंदे को, ये बंदा गया कोर्ट में, सर लिखा है टर्मिनेट नहीं कर सकते फिर भी कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या कह दिया उस केस में, सॉलिसिटर वाला केस, कोर्ट ने कह दिया कि यस तुम कौन होते हो आर्टिकल्स को एनफोर्स करवाने वाले, तुम्हारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। अगर ऐसे डिसीजन चलने लग गए तो फिर अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हुआ? पढ़ के ही तो मैंने डिसीजन लिया था, फिर आप कह रहे हो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फाइनली से बाद में चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया? चेंज किया गया ऐसे, आर्टिकल के थ्रू कंपनी और आउटसाइडर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट आर्टिकल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फाइल। लेकिन इट मींस हर कॉन्ट्रैक्ट पर आर्टिकल्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आर्टिकल्स में जो लिखा है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था
उसमें एक्सप्रेसली लिख दिया था कि हम आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करेंगे और ये रूल फॉलो करेंगे, तो फिर वही रूल फॉलो होंगे, फिर आर्टिकल्स की आप शेल्टर भी नहीं लेंगे। क्लियर है? तो कंपनी इज नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर, गलत, कंपनी इज बाउंड टू द आउटसाइडर थ्रू द आर्टिकल्स। लेकिन अगर आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिख दिया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलेगा, आर्टिकल्स के जैसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, इन्हीं शर्तों पे चलेगा, तो फिर उसी से चलेगा और फिर आर्टिकल्स को रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये तो लिखा था पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा? Whether directors are bound by whatever is contained in the article, अगर डायरेक्टर कॉन्ट्रावीन करते हैं आर्टिकल्स के प्रोविजन को तो डायरेक्टर खुद लाइबल होंगे मेंबर्स के। और यस, ये वाला काम तो मेंबर रेक्टिफाई कर ही सकते हैं, बिकॉज इट नॉट अल्ट्रा वायरस, इट इज इंट्रा वायरस, कि डायरेक्टर्स के पावर का अब्यूज है, ना कि कंपनी के पावर्स का, तो इसे रेक्टिफाई किया। ठीक, तो ये कुछ डॉक्ट्राइन से बहुत लोग परेशान थे सर, एक बार रिवाइज करवा दें। केस लॉस के नाम याद ना रखें, कॉन्सेप्ट्स याद रखें, डिसीजंस याद रखें, इट इज सफिशिएंट, इज इनफ। ठीक है, तो गो विद दिस। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, वहां भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा कन्वर्जन वाला चैप्टर, राइट। इन केस अगर आप चाहते हो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम भी डिस्कस करूं, प्लीज लेट मी नो। अभी तक मुझे रिक्वेस्ट आ रही है सर चैप्टर नंबर 12 कन्वर्जन वाला टॉपिक पहले आप रिवाइज करवा दें, तो ठीक है, हम पहले वो करेंगे। इन केस अगर आप चाहते हो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 भी डिस्कस करना है ऑल्ट्रेशन, तो मुझे बताना। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल। थैंक यू सो मच।